नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के बुलेटिन में एक नजर अब तक की सुर्खियों। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले की आज सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने याचिका का उल्लेख किया। इस पर सीजेआई ने पूछा कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आने से पहले उच्च न्यायालय क्यों नहीं गए। इस पर सिंघवी ने विनोद दुआ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जिसके कारण सिसोदिया ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो मामले की सुनवाई दोपहर 3:50 पर करेंगे। सिसोदिया को दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उन्हें दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में रहना है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से 5 दिन की ही हिरासत मांगी थी और उसे ये मिल भी गई थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष विरोध जता रहा है और एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 2024 के लिए एक संभावना बताई जा रही है, लेकिन कांग्रेस में इस मामले को लेकर थोड़ा असमंजस दिखाई दिया, क्योंकि ज्यादातर कांग्रेस के नेता तो कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। दरअसल दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने सोमवार को मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की। उनका कहना है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का केजरीवाल को बचाव नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने सोमवार देर शाम को ट्वीट कर गिरफ्तारी को गलत बताया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने किसी भी व्यक्ति या मामले का उल्लेख किए बगैर ट्वीट किया। कांग्रेस का मानना रहा है कि मोदी सरकार में ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी संस्थाएं राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न का हथियार बन चुकी हैं। उन्होंने दावा किया ये संस्थाएं अपना पेशेवर होने का चरित्र खो चुकी हैं। विपक्षी नेताओं को चुनिंदा ढंग से निशाना बनाया जा रहा है ताकि उनकी प्रतिष्ठा खत्म की जाए। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार को बजट सत्र बुलाने की अनुमति देने से राज्यपाल के इनकार पर भगवंत मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के इनकार को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। पंजाब सरकार ने सीजेआई की बेंच के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग वाली याचिका का जिक्र किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सामने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। लाइवलो की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब सरकार की ओर से सिंघवी ने कहा, ये कुछ बेतुका है। राज्यपाल के पास विधानसभा को नहीं बुलाने की कोई शक्ति नहीं। बजट सत्र 3 मार्च को शुरू होना है। हमने राज्यपाल को विधानसभा बुलाने के लिए लिखा था। वो अनुच्छेद 174 और 3 संविधान के अनुसार सत्र बुलाने के लिए बाध्य हैं। विद्वान राज्यपाल ने बाद में लिखा कि मुख्यमंत्री ने कुछ कड़े बयान दिए। सीएम ने वापस लिखा है कि आपको पंजाबी लोगों के हितों को ध्यान में रखना होगा। शिवसेना में टूट को लेकर चल रहे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा बेंच के अन्य सदस्य हैं। बेंच ने 21 फरवरी से मेरिट के आधार पर मामले की सुनवाई शुरू की थी। 16 फरवरी को उसने मामले के मेरिट के साथ इसे निर्धारित करने का विकल्प चुनकर बड़ी बेंच के संदर्भ के प्रारंभिक मुद्दे पर फैसला टालने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट के एमिकस क्यूरी केवी विश्वनाथन ने दलील दी कि ईडी प्रमुख एसके मिश्रा को दिया गया सेवा विस्तार अवैध है। एसके मिश्रा के कार्यकाल को विस्तार को देने वाले मामले में बहस करते हुए सीनियर एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन, जिससे केंद्र सरकार को ईडी के निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई, वो भी अवैध था। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को ही सुनवाई में हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने दलील दी कि ये मुद्दा एक व्यक्ति का, एसके मिश्रा का ना होकर सिद्धांत के बारे में है। विश्वनाथन ने बताया कि केंद्र ने जवाब दिया था कि उसने सीवीसी अधिनियम में संशोधन किया है और मिश्रा के कार्यकाल 17 नवंबर 2021 को विस्तार दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेरा निवेदन है कि विनीत नारायण और कॉमन कॉज आदि की याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए मिश्रा के सेवा विस्तार अवैध घोषित किया जाए। ये किसी पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिद्धांतों के बारे में है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे आगे ले जाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी प्रमुख को नवंबर 2021 से आगे का विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि फैसले में की गई विशिष्ट टिप्पणी थी कि विस्तार केवल असाधारण परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए। उन्होंने अदालत से कार्यपालिका के प्रभाव से बचने के व्यापक सिद्धांत पर विचार करने का आग्रह किया। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया।
हैक करने के बाद हैंडल के नाम और उसके प्रोफाइल फोटो को बदल दिया गया। इस हैंडल का नाम अब युगा लैब्स कर दिया गया है। इसके प्रोफाइल फोटो में काले रंग में लिखा हुआ वाई लगाया गया है। हालांकि हैकिंग के बाद अभी तक इस अकाउंट से कोई भी ट्वीट नहीं किया गया। युगा लैब्स अमेरिका की एक ब्लॉकचेन कंपनी है। ट्विटर हैक होने के बाद टीएमसी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पार्टी सांसद डेरेक ओब्रायन ने एएनआई से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। उन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द सही करने की कोशिश की जा रही है। अरबपति कारोबारी इलोन मस्क एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में बड़ा बदलाव हुआ है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक ट्विटर के सीईओ इलोन मस्क एक बार फिर अरबपतियों की लिस्ट में नंबर 1 पर आ गए हैं। 2023 में अब तक मस्क की नेटवर्थ में करीब 36% का इजाफा हुआ। वहीं भारत के गौतम अडानी लगातार इस सूची में लुढ़कते जा रहे हैं और अब वो 30वें नंबर से भी नीचे चले गए हैं। 28 फरवरी 2023 के मुताबिक मस्क की नेटवर्थ फिलहाल 187.1 बिलियन डॉलर है। मस्क ने रईसों की लिस्ट में फ्रांस के बिजनेस टाइकून बर्नार्ड अर्नोल्ड को पीछे छोड़ दिया है। एडीजी विजय कुमार के हवाले से कश्मीर जोन पुलिस ने दावा किया कि रविवार को पुलवामा में मारे गए कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के हत्यारे आतंकवादी को मार दिया गया है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा, अवंतीपुरा मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी की पहचान पुलवामा के आकिब मुश्ताक भट्ट के रूप में हुई है। इस ट्वीट में बताया गया है कि मारे गए आतंकी ने शुरू में हिजबुल मुजाहिदीन के साथ काम किया और अभी लश्कर तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़ा हुआ था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ।